नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के विकासखंड कार्यालय चिन्याली सौंड पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं सीएम ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की और अलग अलग विभागों के लगे स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से जनता की शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण पर फीडबैक लिया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। हम चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम बन गए हैं। उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा और 2047 में विकसित भारत बनेगा तो उत्तराखंड भी उसमें अपना योगदान देगा, महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। और मैं जब भी विकसित भारत की बात को करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के उस उद्घोष को जब भी स्मरण करता हूं जो उन्होंने बाबा केदार के धाम में किया कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। इस दशक को बनाने का काम, उसमें अग्रदूत का काम, सबसे आगे ध्वज लेकर चलने वाला काम अगर कोई करने वाली है तो हमारी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं करने वाली हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद अभी मेरी बहनें कह रही थी, हमने तय किया है कि उनके उत्पादों को देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर पहचान मिले। उनके उत्पाद इतने अच्छे हैं, उन पहाड़ की हमारी मातृशक्ति को कितनी परेशानियां होती हैं, कितने उनके जीवन में चुनौतियां होती हैं, मैंने इसको नजदीक से देखा है, मैंने जिया है, मैंने बचपन से देखा है। इसलिए मैं देखता हूं जब उनके बीच में जहां भी जाता हूं, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, जो भी सामान वो बनाती हैं, वो इतना अच्छा है कि उसकी मांग बढ़ रही है। इतनी अच्छी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी है कि आज देश दुनिया में उनकी मांग बढ़ रही है। इसलिए हमने तय किया है कि हम अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कीमत पर कोई भी काम हमें करना पड़ेगा तो हम करेंगे, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसका परिणाम हो रहा है कि आज राज्य के अंदर 2 लाख से ज्यादा बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई हैं और हमारी बहनों के द्वारा हम सशक्त उत्तराखंड बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत के देश आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देंगे और साथ ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में भी हम अपना योगदान देंगे। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत सारे एप्लीकेशन मुझे यहाँ पर दिए गए हैं, हमारे सभी पदाधिकारियों ने दिए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायक जी ने भी दिया है, अन्य गणों ने भी दिया है। मैं सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। लेकिन एक बात जो वहां से उन्होंने सरकारी अस्पताल के बारे में कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्थान है, इसका उच्चीकरण यहाँ पर उच्चीकरण होना चाहिए। और महाविद्यालय की बात आप लोग कर रहे हैं तो दोनों चीजों को उसको सम्मिलित करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते लंबे समय से अभी तक रिक्त पड़े कैबिनेट में मंत्री पदों को भरने के लिए तरह तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री धामी के निर्णय लेने के बाद ही संभव हो सकता है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कम समय रह गया है, क्योंकि कार्यकाल का समय कुछ महीने ही शेष बचा है। विधायक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि समय के मद्देनजर विस्तार हो या ना हो, लेकिन कार्य सुचारू रूप और गति से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है, 10 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। और जब हम उत्तर प्रदेश में थे, कोई इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि तब हमारे हिस्से में एक पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था, जो पूरे उत्तराखंड को, हालांकि मंत्री तो बहुत सारे होते थे, किंतु पर्वतीय विकास मंत्री पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करता था। हमारी जनसंख्या भी उस समय कम थी और जब हमारा उत्तराखंड का जन्म हुआ 2000 में, तो उस समय हमारी 84 लाख के लगभग जनसंख्या थी। उसके निमित्त काम तब भी हो रहे थे और आज गति पकड़ी और अलग राज्य बनाया। युवाओं का जो सपना है वो सपना भी अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि किसी भी व्यवस्था में अगर अधिकारी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें तो गलत कार्य होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हो, प्रशासनिक तंत्र की भूमिका बेहद अहम होती है और जब तक अधिकारी स्तर पर गड़बड़ी न हो तब तक बड़े स्तर पर अनियमितताएं संभव नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां कहीं भी अधिकारियों की गलती सामने आएगी वहां सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगी। नहीं, देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट जान लीजिए, ये ठीक है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सरकारें हमारी भी रही, कांग्रेस भी रही, सब कुछ रही, लेकिन जब तक अधिकारी गड़बड़ नहीं होगा तब तक गलत काम नहीं हो सकता। मैं इतना तक मानता हूं, मैंने जो मेयर काम किया है कि अगर अधिकारी अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हो तो सरकारों में बैठे हुए लोग भी गलत काम नहीं कर पाते। तो अधिकारी का ठीक होना बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर उसमें अधिकारी गिल्टी दिखते हैं और मैं समझता हूं जब जांच में विषय सामने आया है तो सरकार इसका संज्ञान भी लेगी और आगे कार्रवाई भी करेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 100 से ज्यादा सहायक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ न दिए जाने के मामले में सुनवाई की, जिस दौरान कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई है। आपको बता दें कि इन शिक्षकों के पदों का अधियाचन साल 2002 में ही तैयार कर लिया गया था। नियमित इनका चयन और नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के दायरे में होनी चाहिए थी, जो उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 तक प्रभावी थी। लेकिन प्रशासनिक विलंब और हरिद्वार में साल 2005 के दौरान हुए पंचायत चुनाव के कारण इनकी नियुक्ति की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके चलते इन शिक्षकों ने 31 दिसंबर 2005 को पदभार ग्रहण किया। और कैबिनेट ने एक निर्णय ले लिया कि चिन्हीकरण ही विज्ञप्ति होता है, जबकि चिन्हीकरण और विज्ञप्ति कानून के रूप में 2 अलग अलग चीजें हैं। तो इस मामले को लेकर यह 100 टीचर जिनकी नियुक्ति एक प्रक्रिया की वजह से बाधित हो गई, और इसलिए भी बाधित हो गई क्योंकि हरिद्वार में वर्ष 2005 में उस समय पंचायत इलेक्शन नोटिफाइड थे और चल रहे थे सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में शिवचंद रामपाल और 100 सहायक अध्यापकों ने फाइल किया है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में कंसिडर किया जाए, और मामले को सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, और मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद चिन्हित करी गई है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होगा, जहां 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य का बजट पेश करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये धामी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, जिस वजह से बजट को सरकार के आर्थिक रोडमैप और चुनावी दिशा तय करने वाले अहम दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण में आहूत हो रहा है, और बजट सत्र को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की ओर से वो भी पूरी कर ली गई हैं। विधायकों ने अपने प्रश्न लगाना भी शुरू कर दिया है, और ये भी बताया जा रहा है कि विधायकों के जो प्रश्न हैं वो विधानसभा सचिवालय को मिलने भी शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ही विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारियों में है। विपक्ष भी कई तरह के मुद्दों को सरकार के सामने लाने का काम करेगा, सरकार को घेरने का काम करेगा, और यह बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। हालांकि इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण में आहूत किया जा रहा है बजट सत्र, और ये भी बताया जा रहा है कि 9 मार्च को बजट सत्र शुरू होगा और 11 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट भी लेकर के आएंगे, यानी कि बजट का जो विधेयक है उसको भी पास कराएंगे। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की हों या फिर तमाम अन्य व्यवस्थाएं हों, उनको पूरा करा जा रहा है, ताकि गैरसैंण में जब सत्र हो तो किसी तरह की परेशानियां किसी के सामने ना आए। यानी कि पूरी सरकार जो है वो गैरसैंण में होगी। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, और इस दौरान लोगों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं, यानी कि लोगों से ऑनलाइन सुझाव लिए जा रहे हैं कि इस बार का बजट कैसा हो। हालांकि केंद्र के बजट को देखते हुए उत्तराखंड के लिहाज से भी उत्तराखंड में भी पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत जो है बजट देने वाला है, ये हो सकता है। और इस दौरान किसान भी आस लगाए बैठे हैं, और जो पर्यटक कारोबारी हैं वो भी आस लगाए बैठे हैं कि उनके हित में इस बार का बजट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर
बदल रहा है। पहाड़ों में जहां बर्फबारी जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश भी जारी है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने गुरुवार को भी पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 19 फरवरी को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जारी किया गया है और मौसम शुष्क भी है, यानी कि हवाएं भी चल रही हैं, यह भी कहा गया है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से यह अनुमान भी जारी किया गया है कि जो 2000 से ऊपर मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि जो 3000 या 3500 मीटर से ऊपर के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, यानी कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बर्फबारी के आसार भी होंगे और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसे इलाकों में बर्फबारी जहां होगी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो वहीं बारिश की संभावनाएं भी तमाम जिलों में बताई गई है। राजधानी देहरादून में भी बारिश के आसार हैं और इसी के साथ ही हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या फिर नैनीताल हो, इन जिलों में बारिश भी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और टेम्परेचर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से हवाएं लगातार जारी हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि लोगों को सतर्क रहने की बात भी कही गई है और मौसम के मिजाज को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वो कपड़े अच्छे से पहन करके रखें और मौसम का मिजाज देखते हुए ही घरों से बाहर भी निकलें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में काफी समय से सुनवाई चल रही थी। पूर्व में कोर्ट ने नामजद दर्जनों भर लोगों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया था, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को कोई राहत नहीं दी गई। वहीं सुनवाई में कोर्ट इस मामले को गंभीर मानते हुए अन्य खंडपीठ को सुनाने के लिए भेजा है। अब मुख्य खंडपीठ मामले को सुनने के बाद अपनी रजिस्ट्री को निर्देश देंगे। अब्दुल मलिक की बेल लगी हुई थी, परंतु इस जो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने उनकी बेल पे सुनवाई करने से मना कर दिया। अब यह दूसरी डिवीज़न बेंच में जाएगी। जो भी डिवीज़न बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर्म करेंगे उन डिवीज़न बेंच में ये मामले की सुनवाई होगी। उत्तराखंड में इस साल कम बारिश होने के चलते वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। आशंकाएं जताई जा रही है कि वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने कहा कि बारिश कम होने के दृष्टिगत जंगलों में आग लगने का खतरा ज्यादा है, जो वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग हर स्तर पर सतर्क और तैयार है, चाहे पुलिस स्टेशन स्तर हो या वन मुख्यालय स्तर, सभी इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उपलब्ध संसाधनों की तत्परता और प्रभावशाली जांचने के लिए 18 फरवरी को एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वन मंडलों और संबंधित विभागों को शामिल किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में समन्वय बेहतर ढंग से किया जा सके। पटनायक ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अगर भविष्य में कहीं भी वनाग्नि की घटना होती है तो उसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके और नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष बारिश कम होने और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात भी कम होने के दृष्टिगत वनाग्नि की घटनाएं अधिक होने की संभावना है। तो उसकी दृष्टिगत ये हमारे लिए वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वनाग्नि का नियंत्रण और प्रबंधन की, जिसके लिए हमने अपने स्तर से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, चाहे क्रूज स्टेशन स्तर पर हो, वन प्रभाग स्तर पर हो, वन मुख्यालय स्तर पर हो। परंतु इस प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स को जांच परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उसकी यूटिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज हमने आज 18 फरवरी 2026 को सभी वन प्रभागों में, सभी जिलों में रखा था, जिसमें 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज के इस मॉक ड्रिल में प्रत्येक वन प्रभाग में, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान, प्रत्येक अभयारण्य में
एक एक फायर पॉइंट जनरेट किया गया था। लगभग 11 बजे हमने सरप्राइज फायर पॉइंट जनरेट किया और उस फायर पॉइंट पे हमारी जो वनाग्नि दल है, शमन दल है, पहुंचते हुए वनाग्नि को नियंत्रण करने की दिशा में कार्रवाई की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की राजधानी में एक के बाद एक हत्याओं की वारदातें सामने आ रही हैं कि इसी बीच अब प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे जनता में डर का माहौल है। इस विषय पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कुछ लोगों ने प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की है और प्रदेश के शांत वातावरण को दूषित करने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार और प्रशासन इस तमाम विषयों और घटनाओं को लेकर कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। डर का भय बढ़ चुका है, क्या कैसे उभरेगी सरकार इस situation नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तरकाशी में सीमावर्ती क्षेत्र वीरपुर क्षेत्र में तिब्बती बौद्ध समुदाय और भोटिया जनजाति के लोग पारंपरिक उल्लास के साथ लौसर मना रहे हैं। ये उत्सव 3 दिनों तक चलता है, जिसमें घरों की सफाई, धार्मिक झंडे फहराना, मठों में विशेष प्रार्थनाएं करना और पारंपरिक परिधान पहनकर नृत्य गीत करना शामिल है। उत्तरकाशी के भागीरथी के तट पर स्थित किन्नौरी, जाड़ भोटिया और खाम्पा समुदाय की मौजूदगी एक विशिष्ट संस्कृति का एहसास कराती है। खास तौर पर समुदाय के पारंपरिक लौसर पर्व पर उमंग और उल्लास का माहौल चरम पर रहता है। संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक इस लोक पर्व पर होली, दशहरा और दीपावली एक साथ मनाते हुए बौद्ध पंचांग के अनुसार नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। वीरपुर, डुंडा व बगोरी में किन्नौरी, जाड़ भोटिया और खाम्पा समुदाय के लोग लौसर का पहला दिन दीपावली के रूप में मनाते हैं। साल का लास्ट साल है, आज यहाँ पर भुवाली मनाया जा रहा है। पूरे गांव में इकट्ठा होकर जितने भी अपने राग दोष है उसको मिटाया जा रहा है और इसके बाद कल से हमारा नया साल शुरू होगा और हम घर घर जा कर के सभी लोगों को राम राम करके सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और सभी लोगों के घर में जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानियों का सम्मान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उसके तीसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग माँ रिंगाली के और पूरे गुंडा में कोई झंडा रोहन करता है और आटे की होली खेलते हैं। उसके बाद हम लोग सब लोग वहाँ जाकर माँ रिंगाली के यहाँ पूरा दिन भर हम मेला मनाते हैं और इसका समापन हो जाता है। लौसर तिब्बती बौद्ध परंपरा का नव वर्ष होता है। ये पर्व शांति, करुणा, प्रेम और नए आरंभ का संदेश देता है। उत्तरकाशी जिले के वीरपुर क्षेत्र में ये पर्व बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं और भगवान बुद्ध और अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। मठों और घरों में प्रार्थनाएं की जाती हैं। लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। पहले तो मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को लौसर पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये एक हमारा एक पौराणिक त्यौहार है लौसर और ये 3 दिवसीय होता है और पहला दिन यहाँ पर मसाल का वो होता है जो दल्ली होता है उसको मसाल लेके पूरा गांव जाते हैं। जितने भी ये जनजाति समुदाय के लोग हैं हम लोग सब लोग वहाँ पर जाके मसाल को एक अपने जितने भी हमारे जो भी नज़र होती है यहाँ पे माना जाता है कि हमारे पूर्वज बोलते हैं जो नज़र होती है उसको हटाने के लिए एक आटे के गोले से लगाकर अपने शरीर पर लगाकर और इसको हम उसमें डालते हैं मिर्च के धुआं के साथ। इसको उसमें अग्नि के साथ उसको वहाँ पर मसाल में डालते हैं और ये 3 दिवसीय होता है। आखिरी दिन इसमें आटे की होली होता है जो कि एक आटा का होली लगाकर प्यार का एक प्रतीक देकर इसे मनाया जाता है। लौसर के अवसर पर पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं, विशेष भोजन बनाया जाता है और झंडिया यानी प्रेयर फ्लैग लगाए जाते हैं। ये पर्व सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई अपनानी चाहिए और सभी के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। बौद्ध पंचांग के अनुसार किन्नौरी, जाड़ भोटिया समुदाय के लोग अपने अपने घरों में पहले छिलके जलाते हैं। इसके बाद सभी लोग छिलके लेकर मशाल के रूप में डुंडा बाजार से होते हुए गंगोत्री हाईवे पर स्थित एक चौराहे पर एकत्रित होते हैं।
गंगोत्री हाईवे पर स्थित एक चौराहे पर एकत्रित होकर सभी छिलके विसर्जित कर देते हैं और दुख, रोग एवं अशांति को नष्ट करने की कामना करते हैं। लौसर पर्व के पहले दिन दीपावली मनाई गई। वहीं ये पर्व एक दूसरे को हरियाली वितरित कर नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देता है। इसके बाद आटे की होली भी खेली जाती है, जिसमें तीसरे दिन पंचशील झंडा लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।